नमस्कार दोस्तों। आपने अपने जीवन में कई सारे ऐसे पुल, ब्रिज और हाईवे जरूर देखे होंगे जिनकी वजह से कई किलोमीटर की दूरी कुछ किलोमीटर की दूरी में तब्दील हो गई। पहले किसी जगह पर पहुंचने के लिए हमें कई दिनों का समय लगता था, अब वहीं पर पहुंचने के लिए कुछ घंटों या मिनटों का समय लगता है। और ये सब संभव हो पाया है आज की आधुनिक और न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से, जिसकी बदौलत बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर उन पर हाईवे बनाया जा सका और दो पहाड़ों को आपस में जोड़ने के लिए ब्रिज का सहारा लिया गया। ये तो हो गई ज़मीन पर चलने वाले वाहनों की बात। यदि हम बात करें पानी में चलने वाली शिप या जहाज़ों की, तो ज़मीन स्तर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए जैसे हमें शॉर्टकट की आवश्यकता होती है, उसी तरह पानी में भी जहाज़ों को शॉर्टकट की आवश्यकता होती है। लेकिन उनके लिए ऐसे ब्रिज का निर्माण कर पाना वो शायद संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही कैनल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक ब्रिज से कम नहीं है, और इसकी बदौलत आज कई हजारों किलोमीटर की यात्रा को कुछ किलोमीटर में तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं पनामा कैनल के बारे में। इसके लिए बस आप बने रहें हमारे वीडियो में एंड तक। दोस्तों, पनामा कैनाल के नहीं बनने से पहले ईस्ट अमेरिका से वेस्ट अमेरिका और वेस्ट अमेरिका से यूरोप जाने के लिए साउथ अमेरिका से जहाज़ों को घूमकर जाना पड़ता था। यह डिस्टेंस करीब 5000 किलोमीटर का था। यदि किसी जहाज को ईस्ट अमेरिका से वेस्ट अमेरिका जाना होता तो उसे करीब 15 दिनों का समय लगता था, जिसमें खाने पीने की वस्तुओं को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि वे इतने दिनों में खराब हो जाती थी। ऐसे में अमेरिका अब इस दूरी को कम करने के बारे में सोचने लगा। इसलिए उसने साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करने वाले लैंड कनेक्शन पर एक कैनल बनाने का निर्णय लिया, और कैनल बनाने के लिए पनामा देश को निर्धारित किया गया। अब दोस्तों, पनामा देश को ही क्यों? तो क्योंकि पनामा को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस जगह का एरिया काफ़ी चौड़ा नहीं है। इसके दोनों तरफ समुद्र लगे हुए हैं, साथ ही इसके बीच में 80 किलोमीटर की एक झील भी है। यानी इसके केवल स्टार्टिंग और एंडिंग की जगह को ही थोड़ा थोड़ा काटना था, क्योंकि बीच का काम तो वो झील कर देती, और इस झील का नाम है कॉटन झील। अब दोस्तों, आइडिया तो अच्छा था, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि पनामा का जो एरिया था वो समुद्र लेवल से काफ़ी ऊंचा था, और उस ऊंचाई पर ही वो झील मौजूद थी। अब जहाज़ों को इतनी ऊपर चढ़ाकर कैसे पार कराया जाए? यानी दोस्तों, इस कैनल को बनाने के लिए इन्हें 500 मीटर ऊंचे पहाड़ों को सी लेवल तक काटना था, जो कि बहुत ही मुश्किल का काम था, क्योंकि यह एरिया ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था, और इन पहाड़ों के बीच में बड़े बड़े कठोर पत्थर मौजूद थे, जिनकी वजह से इन्हें सी लेवल तक खोद पाना बेहद मुश्किल का काम था। लेकिन साल 1876 में फ्रांस की एक कंपनी सामने आई इस बेहद मुश्किल भरे काम को अंजाम देने के लिए। दोस्तों, इस काम को अंजाम देने वाले वर्कर्स के सामने इस बेहद मुश्किल काम के अलावा यहाँ पर मौजूद खतरनाक जानलेवा कीड़े मकोड़े से भी खुद को बचाना था। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट पर वर्क चलते हुए कुछ साल ही हुए थे कि यहाँ पर मौजूद मच्छरों के काटने से इन वर्करों में एक बेहद खतरनाक बीमारी फैलने लगी, जिससे वर्करों की हालत बिगड़ने लगी, और देखते ही देखते लगभग इस बीमारी की वजह से 5600 लोगों की जान चली गई, और इस तरह फ्रांस की कंपनी बैंकक्रफ्ट हो गई और उसे इस प्रोजेक्ट को छोड़कर उल्टे पैर भागना पड़ा। साल 1904 में अमेरिकन यहाँ पहुंचे तो उन्होंने इस नहर की इम्पोर्टेंस को समझा। वे यह जान चुके थे कि इन पहाड़ों को सी लेवल तक खोदना बेहद मुश्किल और बेवकूफ़ी भरा काम है। इसलिए उनके दिमाग में इस कैनल को आर्टिफिशियल कैनल बनाने का विचार आया। यानी कि वे इस जगह को सी लेवल तक नहीं खोद सकते थे, इसलिए अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था, और वो था इन जहाज़ों को पहाड़ों के ऊपर चढ़ाया जाए। जो कि आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा जरूर लग रहा होगा, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा ही किया जो कि सक्सेसफुल भी हुआ, और वो आज भी वर्क कर रहा है। दोस्तों, इन्हें जहाज़ों को कॉटन झील तक पहुंचाने के लिए 85 फीट ऊपर चढ़ाना था। इसके लिए इन्होंने लॉक सिस्टम को अपनाया। अटलांटिक ओशन से कॉटन झील तक की जगह को इनके द्वारा अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, और इनमें हर हिस्से के शुरुआती और एंडिंग हिस्से पर लॉक लगा दिया। जैसे ही समुद्र से आने वाली शिप या जहाज इसमें प्रवेश करती तो इस कैनाल का पिछला लॉक सी लेवल से ऊपर उठ जाता, और उसमें पानी को छोड़ा जाता। इसमें पानी को जब तक भरा जाता जब तक अगले लॉक तक बराबर नहीं हो जाता। जब दोनों का पानी बराबर हो जाता तब अगले लॉक को खोल दिया जाता है और जहाज को आगे बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन जहाज़ों को आगे खींचने के लिए बड़े बड़े इंजन लगे होते हैं,
जिनकी मदद से इन जहाज़ों को आगे खींचा जाता है। दोस्तों ये इंजन रेल के इंजन से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। जैसे कि जहाज़ आगे बढ़ता है तो उसके पीछे का लोग ऊपर उड़ जाता है और इसमें पानी भराना स्टार्ट हो जाता है। जब यहाँ आगे वाले लोग के बराबर पानी हो जाता है तब इस जहाज़ को आगे बढ़ाया जाता है। इसी तरह इन जहाज़ों को सी लेवल से ऊपर उठाकर कॉटन झील तक पहुँचाया जाता है। दोस्तों जब इन जहाज़ों को पैसिफिक ओशन में उतारना होता है तब इसके विपरीत प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। जैसे ही जहाज़ लोक में प्रवेश करती है तो उसका पानी कम किया जाता है। इस पानी को जब तक कम किया जाता है जब तक आगे वाले लोक का पानी समान ना हो जाए। जब पानी आगे वाले लोक के समान हो जाता है तब आगे के लोक को खोल दिया जाता है और शिप को आगे बढ़ाया जाता है। दोस्तों इसी तरह इन जहाज़ों को कैनल पार करना होता है। दोस्तों पनामा कैनल एक ऐसी नहर है जिसके बिना पूरी शिपिंग इंडस्ट्री अधूरी है, क्योंकि इसकी वजह से वेस्ट अमेरिका ही यूरोप के करीब नहीं हो जाती है बल्कि एशिया भी यूरोप के नज़दीक हो जाता है। दोस्तों आप इसकी महत्वपूर्णता का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि कार्गो शिप बनाने वाली कंपनियां पनामा कैनल की साइज के हिसाब से ही जहाज बनाती है। अब दोस्तों यह कैनल इतनी महत्वपूर्ण है तो इसे पार करने के लिए तो पैसे भी लिए जाते होंगे। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस कैनल को पार करने के लिए जहाज में मौजूद प्रत्येक कंटेनर पर टैक्स लगता है। यदि कंटेनर की साइज 20 फुट है तो इस पर $60 का टैक्स लगता है। और दोस्तों एक कार्गो शिप में करीब 15,000 कंटेनर होते हैं। एक कार्गो शिप को एक बार पनामा नहर को पार करने के लिए $9 लाख पे करने पड़ते हैं, जो करीब 7 करोड़ रुपए बनता है। और यहाँ पनामा देश के लिए सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए आप अपना खूब ख्याल। जय हिंद।